आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अंश अकेडमी सरौली। आज हम आप सबके सामने कक्षा 12 मानव भूगोल चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज इसमें हमने मानव भूगोल की परिभाषाएं, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद आदि टॉपिकों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी मुख्य रूप से हम 4 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। पहला, मानव भूगोल क्या है। दूसरा, मानव भूगोल की परिभाषाएं क्या हैं। और तीसरा, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। मानव भूगोल का प्रकृति और प्रकृति का मानवीकरण। तो हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो मानव भूगोल क्या होता है कि मानव भूगोल, जो हमारा मानव भूगोल है, वह मानव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। यानी हमारी जो हम मानव हैं, जो मनुष्य हैं, उनका और इस वातावरण यानी इस प्रकृति का दोनों में क्या संबंध है, यानी इनमें क्या नाता है, यह इस शब्द का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। इससे पहले हम लोगों ने भौतिक भूगोल पढ़ लिया। ये मानव भूगोल है। मानव भूगोल मानव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल के 3 अंग होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, भौतिक वातावरण। दूसरा, मानवीय वातावरण। तीसरा, सांस्कृतिक वातावरण। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मानव और भौतिक पर्यावरण को मिलाकर, यानी मानव और भौतिक पर्यावरण को मिलाकर ही सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें मानव एवं वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मनुष्य को अध्ययन का केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी वो विकल्प में कि मानव भूगोल में अध्ययन का केंद्र किसे माना जाता है। यानी देखो, मानव भूगोल जो होता है उसमें अगर हमें उसमें अध्ययन करना है, जैसे कि हमें नाम से पता चला मानव भूगोल मतलब मानव का भूगोल, मानव का क्या इतिहास रहा है, तो इसका केंद्र बिंदु भाई मनुष्य ही होगा, मानव ही होगा। तो इसलिए मानव भूगोल में जो मनुष्य को ही अध्ययन का केंद्र माना जाता है। ये हो गया हमारा भूगोल क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा परिचय, यानी उस भूगोल क्या है। अगर पूछता है आपके एग्जाम में तो ये लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा। आगे देखते हैं मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल की परिभाषाएं। तो मानव भूगोल हम लोग जान चुके हैं कि मानव भूगोल क्या है। मानव तथा वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। तो मनुष्य की जो गतिविधियाँ यानी क्रियाकलाप, वो बहुत विस्तृत हैं। विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से मनुष्य ने वातावरण को अपने अनुकूल ढालने, उसमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में मानव भूगोल को किसी भी एक परिभाषा द्वारा स्पष्ट नहीं करना असंभव है। अतः इस संबंध में विद्वानों की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। यानी जो मानव भूगोल है, जो भाई जो प्रकृति पर अपना सामंजस्य स्थापित करना चाहती है, तो उससे हम 1-2 परिभाषाओं से स्पष्ट नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, हम कम से कम 1 या 2 परिभाषा लेते हैं अलग अलग विद्वानों से, तब जाके हमें थोड़ा बहुत मानव भूगोल के परिभाषाओं के बारे में ज्ञान होगा। तो अब सबसे पहला हम लेते हैं, देखो, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। देखो, मानव भूगोल के जो जन्मदाता हैं, यानी जो मानव भूगोल के जनक हैं, फ्रेडरिक रेटजेल जी, या उनके द्वारा परिभाषा दी गई है कि मानव भूगोल मानव और समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का अध्ययन है। अभी हमने देखा था कि मानव भूगोल मानव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन, लेकिन इन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों, यानी मनुष्य का जो समाज है, और
धरातल के बीच, जो धरातल है हमारी पृथ्वी है उसके बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा था? तो हमारे जर्मन दार्शनिक थे फ्रेडरिक एर्जल जी, वही किए हैं। अब आते हैं एलन सी सैम्पुल। एलन सी सैम्पुल जो हैं वो हमारे फ्रेडरिक एर्जल की शिष्य हैं। जो एलन सैम्पुल जी हैं वो हमारे फ्रेडरिक एर्जल की शिष्य हैं। इनके अनुसार देखिए, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कौन का? एलन सी सैम्पुल। यह सैम्पुल कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो एलन सी सैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह भी जर्मन नहीं, यह अमेरिकी भूगोलविद्ता थी। जो हमारी एलन सी सैम्पुल थी वह हमारी अमेरिकी भूगोलविद्ता थी, लेकिन यह जो थी उनकी शिष्या थी। जो फ्रेडरिक एर्जल थे उनकी शिष्या थी। भले से फ्रेडरिक एर्जल जो थे वह जर्मन भूगोलविद्ता थे, लेकिन इन्होंने जो अध्ययन का कार्य किया वो अपने गुरु फ्रेडरिक एर्जल से ही किया था। लेकिन जो एलन सी सैम्पुल थी अमेरिकी विद्वान थी। कभी पूछता है कि एलन सी सैम्पुल कहाँ की विद्वान थी। अब आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति। प्रकृति मतलब तो स्वभाव, नेचर कैसा है, ठीक है। तो मानव भूगोल की प्रकृति का प्रमुख आधार, यानी मानव भूगोल की प्रकृति का प्रमुख आधार भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण तो यानी जिस पर्यावरण को हम देख पा रहे हैं, और मानव निर्मित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के परस्पर अंतर संबंधों पर टिका है। मनुष्य विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में बड़े परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योगों, खेत पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व सांस्कृतिक भूदृश्य के ही अंग हैं। यानी जो हमारा देखो जो मानव है उसके जो प्रकृति का प्रमुख आधार है वो भौतिक पर्यावरण है। जाहिर सी बात है भाई, जो व्यक्ति अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण को समझेगा तभी विकास कर पाएगा। और मानव निर्मित सामाजिक और आर्थिक, यानी भाई मानव अब क्या किया कि अपना विकास करने लगा, तो वो सामाजिक विकास करने लगा, आर्थिक यानी धन से विकास करने लगा, सांस्कृतिक विकास करने लगा, परस्पर अंतर संबंधों पर टिका है। यानी इन सबको एक संबंध में जोड़कर ही मानव भूगोल की प्रकृति टिकी हुई है। इस प्रकार जो मनुष्य है वो विभिन्न क्रियाकलाप कर भौतिक पर्यावरण में बड़े परिवर्तन करने लगा। अब वो क्या किया? तकनीकी का प्रयोग करने लगा। आज का मानव जो है वो तकनीकी का प्रयोग करने लगा। तकनीकी का प्रयोग किया तो गाँव का निर्माण हुआ, नगर का निर्माण हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ, रेलों का जाल बिछाया गया जिससे यातायात सुगम हो पाया, उद्योगों को लगाया गया, खेत बनाए गए, पतन बनाए गए। पतन मतलब होता है जहाँ हवाई अड्डा वगैरह होते हैं, जो समुद्र के किनारे वाले होते हैं, जहाँ समुद्री जहाज खड़ी होते हैं, उसे पतन कहते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को सांस्कृतिक भूदृश्य के ही अंग माने जाते हैं। यानी ये सब जो मानव है खोजने में सक्षम हुआ। और मानवीय क्रियाकलापों को भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। सांस्कृतिक पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। अब हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। तो देखो जो पहला टॉपिक है, पहला मानव का प्राकृतिकरण। हम सबसे पहले देखते हैं मानव का प्राकृतिकरण। मतलब कि पहले जो था तब प्रकृति मानव पर कैसे हावी थी, यानी प्रकृति अपना पूर्ण नियंत्रण मानव पर कैसे की हुई थी, इसके बारे में हमारा पहला टॉपिक है। यही होता है कि मानव का प्राकृतिकरण, यानी प्रकृति मानव को अपने जैसा कैसे बनाए हुए थी। तो मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की शुरुआती अवस्था में आदिम
आदि मतलब जो आदि पुरुष रहा करते थे, जो कपड़े वगैरह नहीं पहना करते थे, खाली जंगलों में रहो, आग जला के खाना वाना बनाओ, हुला ला करके मर जाओ, ये वाली ज़िंदगी थी इन लोगों की। तो पहले मानव इतना विकसित नहीं था, वह समाज अपने प्राकृतिक वातावरण के बहुत अधिक प्रभावित था। यानी जो वह प्राकृतिक वातावरण था वह बहुत ही अधिक क्या था, प्रभावित था, और मानव के सभी क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण का पूर्ण नियंत्रण था। यानी मनुष्य कुछ भी करता था उसका पूर्ण नियंत्रण प्रकृति पर छोड़ता था, यानी वो प्रकृति के अनुकूल खुद को ढालता था, ना कि प्रकृति को अपने अनुकूल ढालता था। और इसका प्रमुख कारण यह था कि आदिम मानव समाज प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। यानी इसका एक मुख्य कारण है कि जो आदिम मानव थे वह प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, यानी उन्हें कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई भी ज्ञान नहीं था। और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी, और उसका जो विकास था वो भी आदिम यानी तुच्छ था। प्रौद्योगिकी का विकास तत्कालीन अवस्था में मानव अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ ही पूरी तरह सामंजस्य स्थापित किए हुए था। प्राकृतिक शक्तियों को एक शक्तिशाली बलपुंज तथा सत्कार योग्य समझता था। यानी जो भी प्राकृतिक शक्तियाँ थी उन्हें क्या करता था, शक्तिशाली बल, यानी वो सोचता था कि प्रकृति बहुत बलवान है और उसकी पूजा करता था तथा उसके सत्कार किए जाते थे के योग्य मानता था। जैसे देखो आजकल कुछ भी होता है, कोई नया मेहमान आता है तो उसका अति सत्कार किया जाता है। वैसे जब बसंत आता था तो वो लोग उसकी पूजा करते थे कि भाई हमें वो फल दे रहा है, फूल दे रहा है, योग्य बनाता। अपने सतत पोषण मतलब लगातार विकास करने, यानी जो भी साधन इस समय उपलब्ध है उससे अपने पीढ़ियों द्वारा बचाकर उस ध्यान में विकास करना ही सतत पोषण विकास कहलाता है। के लिए मानव अपने प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से आश्रित है। यानी जो मानव है वह पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। इस प्रकार आदिम मानव ने अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुकूल ढाल लिया था। इसी प्रक्रिया को मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को पूरे क्या कहते हैं, मानव का प्राकृतिकरण करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, देखो कहने का मतलब जो है कि जो पहले के मानव थे वो बहुत ही आदिम मानव थे। उन्हें प्रौद्योगिकी के बारे में या किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में उनको ज़्यादा ज्ञान न था। वो क्या करते थे कि जो प्रकृति उन्हें देती थी वो उसे स्वीकार कर लेते थे, और वो प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी कार्य नहीं किया करते थे। इसीलिए जो आदिम मानव थे उनका विकास स्तर भी क्या था, निम्न था। और वो जो प्रकृति उन्हें दिया करती थी वह उन्हें क्या करते थे, ले लिया करते थे, और वह अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया करते थे। वह प्रकृति से कोई खिलवाड़ नहीं किया करते थे। और जर्मन भूगोलवेत्ता, जो हम कहें ना जर्मन भूगोलवेत्ता, यानी हमारे जो फेड्रिक महोदय जी हैं, वो जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य उपयुक्त प्रकार के अंतर संबंधों को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया। अब जो हमारा ये है मानव का प्राकृतिकरण, इसे जर्मन भूगोलवेत्ता यानी हमारे जो फेड्रिक रेटजेल जी हैं, फेड्रिक रेटजेल हैं या जो सैंपल जी हैं, ये सब मिल के इसे कौन सा नाम दिए, इन्होंने ये सब मिल के इसे पर्यावरण निश्चयवाद नाम दिया। अब आगे हम देखते हैं पर्यावरण निश्चयवाद होता क्या है। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या होता है, तो देखो पर्यावरणीय निश्चयवाद जो होता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद यह मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार करने वाली विचारधारा है। यानी जो यह पर्यावरणीय निश्चयवाद है, यह मानव शक्तियों की अपेक्षा, यानी मानव के शक्ति की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता, यानी प्राकृतिक शक्तियों को प्रबलता स्वीकार करने वाली विचारधारा है। इस विचारधारा
के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है यानी नौकर है, और पर्यावरण सर्वशक्तिमान है, और पर्यावरण सर्वशक्तिमान है यानी उससे बलशाली और कोई नहीं है उस समय, और मानवीय क्रियाकलापों को पूर्णतया नियंत्रित करता है। और यह मानवीय क्रियाकलापों को क्या करता है? पूर्णतः नियंत्रित करता है। यानी ऐसा मानो कि प्रकृति आदेश देती है कि तुम ऐसा करो तब तुम सही रहोगे, नहीं तो मैं तुम्हें आंधी तूफान ला के ऐसा कर दूंगी। तो यही यानी प्रकृति को के वो अनुकूल चलता था। अब देखते हैं हम प्रकृति का मानवीकरण। यानी अब मनुष्य प्रकृति पर कैसे विजय प्राप्त किया। अब देखते हैं हम कैसे प्राप्त किया। तो ये जो होता है, ये देखो फ्रांसीसी विद्वान पाल विडाल डी लाब्लास जी जो हैं, पाल विडाल डी लाब्लास जी जो हैं, उन्होंने यह मत जो प्रस्तुत करते हुए कहा कि जो प्रकृति के मानवीकरण को, यानी देखो यहाँ लिखा है, जो प्रकृति के मानवीकरण को फ्रांसीसी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किया। दिख नहीं रहा, रुकिए छोटा सी करते हैं तब आप सभी को दिख पाएगा सही से। देखिए देखो, विद्वानों द्वारा प्रतिपादित संभववाद की विचारधारा से भली भांति समझा जा सकता है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है, और मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के कारण इनके उपयोग का नियंत्रण करता होता है। संभववाद के समर्थकों के अनुसार मानव भूगोल की चयन करने की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, न कि प्रकृति का उसका प्रभाव। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो प्रकृति होती है वह मानव को अनेक संभावनाएं देती हैं कि इस समय ये कर लो, इस समय ये कर लो, लेकिन मनुष्य, पहले का मनुष्य जो था, इस संभावनाओं को समझ नहीं पाता था। लेकिन अब जो मनुष्य है इन संभावनाओं का स्वामी होने के कारण, यानी अब वह इस पर नियंत्रण करता है, यानी वो इस पर नियंत्रण करके वह संभववाद के समर्थकों के अनुसार मानव की चयन करने की जो स्वतंत्रता है वो सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है, न कि प्रकृति का प्रभाव। यानी जो मानव का जो स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान है और न कि प्रकृति का प्रभाव। जैसे देखो, जैसे जैसे समय बीतता गया, यानी जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, लोग अपने पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को अच्छी तरह समझने लगते हैं। जैसे अभी क्या होता है, हम कहीं दूसरे जगह चले जाएं और वहाँ हमें 1-2 दिन ऐसा लगेगा मानो कि अपने यहाँ छोड़ के चलते हैं, हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम वहीं रहने लगें तो जैसे जैसे वहाँ समय व्यतीत करने लगेंगे तो वह स्थान हमें क्या होता है, अच्छा लगने लगता है। वैसे ही क्या हुआ, मनुष्य जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग अपने पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को अच्छी तरह समझने लगे कि प्रकृति को कब क्या चाहिए, कैसे हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं, और वे अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास कर अपना सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी करते हैं। आधुनिक मानव इसी सक्षम प्रौद्योगिकी के बल पर पर्यावरण से विभिन्न संसाधनों को प्राप्त करने, अनेक संभावनाओं या अवसरों को जन्म देता है। यानी अब मनुष्य क्या है, सक्षम प्रौद्योगिकी के बल पर पर्यावरण के विभिन्न संसाधनों को प्राप्त करके अनेक संभावनाओं और अवसरों को क्या करता है, जन्म देता है। यानी वो इससे क्या कर रहा है, समझने लगा। इन संभावनाओं या अवसरों का स्वामी होने के कारण मानव इनका विभिन्न प्रकार से उपयोग करने लगा। यानी अब जब भाई वो उसे बना दिया, अब जैसे अब गर्मी आई तो वह गर्मी के लिए फ्रिज बना दिया, कूलर बना दिया, एसी बना दिया। अब उसे गर्मी का महसूस होगा। अब गर्मी उसे एसी जो है उसे गर्मी का महसूस नहीं होने देगी, कूलर महसूस नहीं होने देगा। यानी प्रकृति तो क्या है, प्रकृति तो भीषण गर्मी पड़ रहा है तो, लेकिन पहले का मानव होता तो क्या होता, प्रकृति से डर जाता। लेकिन आज का जो मानव है वो प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया, अब वह इससे नहीं डरता। यानी अब वह धीरे धीरे क्या कर रहा है कि अपने प्राकृतिक जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण बाह्य पर्यावरण है, अब उस पर वो धीरे धीरे उसकी संभावनाओं का प्रयोग करके समय के साथ साथ अब क्या कर रहा है, खुद को परिवर्तित कर लिया, अपना विकास किया। और मानव भूपटल के अधिकांश भाग सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण कर रहा है, वहाँ अपनी छाप छोड़ता है।
और इस प्रकार प्रकृति पर मानव का प्रयासों की छाप पड़ने जाने की से धीरे धीरे प्रकृति का क्या हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है। और यही प्रक्रिया यानी ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, धीरे धीरे प्रकृतिवाद का रूप ले लेती है। यानी मानव का अभी इसके पहले हुआ था मानव का प्रकृतिकरण, लेकिन अब प्रकृति का क्या हो गया, मानवीकरण हो जाता है। तो जो हमारे जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे पाल विडाल डी लाब्लास जी ने, यानी देखो पाल विडाल डी ला ब्लास जी, उन्होंने इसे संभववाद नाम दिया। उन्होंने इसे कौन नाम दिया, उन्होंने इसे संभववाद नाम दिया। तो प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा। इसके अनुसार मनुष्य यानी जो मानव है अपना कल्याण स्वयं अपने कार्यों द्वारा करता है। पूछ लिया आपसे कि संभववाद क्या कहते हैं, तो संभववाद किसे कहते हैं। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो तुम्हें पूरा लिखना है, ये प्राकृतिकरण वाला पूरा लिख देना है जहाँ से हम पढ़ाए हैं पूरा। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है यहाँ तक पूरा। लेकिन अगर शॉर्ट में पूछ ले कि संभववाद क्या है तो तुम्हें बस क्यों इतना ये हेडिंग लिख देना, संभववाद में पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, जो कोई टॉपिक नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है आप सबको कि जो अभी आप हम कह रहे हैं कि जर्मन भूगोलवेत्ता कौन थे या फ्रेडरिक एडजेल कौन थी, इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं। देखो जो फ्रेडरिक एडजेल थे, देखो जो फ्रेडरिक एडजेल जी थे वह मानव भूगोल के पिता, यानी जो मानव भूगोल हमारा उसके क्या माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं। यह जर्मन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, जर्मन के निवासी थे। एडजेल को सही अर्थों में निश्चयवाद का प्रतिपादक कहा जाता है, यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद को क्या कहा जाता है, संपादक कहा जाता है, यानी स्थापक कहा जाता है। इनके द्वारा लिखित विश्वविख्यात ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है शॉर्ट जो है बहुविकल्पी में कि फ्रेडरिक एडजेल के ग्रंथ का क्या नाम था, या फ्रेडरिक एडजेल की रचना का नाम बताइए। तो इनकी रचना का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। अब देखते हैं हम एलन सी सैम्पल जी, जो हमारे एलन सी सैम्पल जी हैं, वह एक विश्वविख्यात अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी जिन्होंने पर्यावरणीय निश्चयवाद का क्या किया, समर्थन किया कि हाँ भाई जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है वो सही है, वो पहले का मनुष्य आदिम था, वह ऐसे किया करता था, ये सब। यानी जो है ये अपने गुरु फ्रेडरिक एडजेल का क्या की, ये इनके गुरु हैं फ्रेडरिक एडजेल, तो इनका क्या की वो समर्थन की कि हाँ जो गुरुदेव कह रहे हैं वो सही है। तो इस पर क्या हुआ कि जो फ्रेडरिक एडजेल जी हैं वो पर्यावरणीय निश्चयवाद का जब प्रतिपादन कर रहे थे, तो उसमें भाई कोई भी कार्य होता है देखो कम से कम 4-5 वैज्ञानिक मिलके ही उसका परिभाषा देते हैं, उसकी समता से सिद्धांत बनते हैं। तो ऐसे ही तो ये जो हमारी भूगोलवेत्ता थी, जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी पाल विडाल एलन सी सैम्पल जी, वो भी अपने गुरु के विचारों का क्या की, समर्थन की। इन्होंने अपने गुरु एडजेल के विचारों को अंग्रेजी भाषा जानने वाले जगत के समक्ष प्रस्तुत किया और करने के लिए भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव पुस्तक की रचना की। यानी जो फ्रेडरिक एडजेल जी थे, जो इन्होंने हिंदी में लिखा होगा या तो जर्मन में लिखा होगा, उससे इन्होंने किस में लिखा, इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश के अंग्रेज़ों के सामने से प्रस्तुत किया। यानी जो अंग्रेजी पुरुष थे, इनकी पूछा कि एलन सी सैम्पल की पुस्तक का क्या नाम था, तो भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव, ये इनके पुस्तक का नाम है, भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव। ये आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यह वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पूछा भी जाता है कि जो एलन सी सैम्पल हैं उनकी रचना का क्या नाम है, तो भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव।
अब देखते हैं आगे। पाल विडाल डी लाब्लास, देखो ये इन्होंने सही अर्थों में संभववाद का संस्थापक माना जाता है इन्हें, यानी हम अभी इससे पहले हम अभी आगे पढ़े हैं कि जो पाल विडाल डी लाब्लास हैं वही संभववाद के क्या थे, संपादक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, मानव भूगोल के सिद्धांत, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, मानव भूगोल के सिद्धांत में भौगोलिक एकता और वातावरण पर मानव क्रियाओं का विश्लेषण किया है। यानी इनकी रचना का नाम पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल के सिद्धांत इनकी रचना है। और ग्रिफिथ टेलर, अब आते हैं एक, अभी आप सबको अभी आगे पढ़ना है, जैसे कि हम पढ़े कि मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण। तो अब एक हमारे ग्रिफिथ टेलर महोदय जी हैं, तो ये आएंगे जब तो ये कहेंगे नहीं ये दोनों सही नहीं है, नव निश्चयवाद लेकर आएंगे ये कि नहीं ये दोनों सही नहीं है, ना तो प्रकृति मानव का दास है ना मानव प्रकृति का दास है। तो ये नई विचारधारा लेकर आएंगे जिसे हम नव निश्चयवाद के रूप से जानेंगे, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये नव निश्चयवाद के क्या थे, प्रेरणा थे, यानी नव निश्चयवाद के संस्थापक थे। नव निश्चयवाद को रुको और जाओ सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने, ये कहाँ के भूगोलवेत्ता थे, कभी कोई पूछ लेता है कि कौन कहाँ के भूगोलवेत्ता थे, तो जो हमारे फ्रेडरिक रेडजेल थे वो जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। एलन सी सेम्पल जो थी वो अमेरिका की भूगोलवेत्ता थी। और जो ये हमारे पाल विडाल डी लाब्लास जी हैं ये हमारे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। और ग्रिफिथ टेलर जी कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं, ऑस्ट्रियाई भूगोलवेत्ता हैं। ने बताया कि वास्तव में न तो प्रकृति क्या है मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रित है और न ही मनुष्य प्रकृति पर विजेता ही है, यानी ना तो मनुष्य प्रकृति का दास है ना प्रकृति मनुष्य की दास है। यानी इनका एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे नंबर 88 40 58 97 76 पर व्हाट्सएप करें, आपको PDF मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।